students. Today we are going to start a new poem, The Onset. So first of all, I would like to tell you what is the meaning of onset. Onset means attack, right? So this poem was published in a collection of poetry, New Hampshire. And in this poem, basically, Frost describes his feeling at the onset of winters and changes of the feeling on thinking about recurring spring, because in the very first stanza you will read about the winters in a very pessimistic tone, but in the second stanza you will find that Robert Frost speaks in a very optimistic tone. He talks about the spring and the regeneration of death. पहला जो पैराग्राफ है इसमें आप देखेंगे कि जो फ्रॉस्ट है वो विंटर्स को की बात करता है एंड डेथ की बात करता है, बट इन द सेकेंड स्टैंजा उसकी टोन बदल गई है, बहुत पॉजिटिव हो गई है, स्प्रिंग की बात करता है एंड किस चीज़ की बात करता है, रीजनरेशन ऑफ लाइफ की. ठीक है. So let's start the poem. Always the same, when on a fated night, at last the gathered snow lets down is white, as may be in dark wood. तो यहाँ पे बात कर रहा है, देखो इन द वेरी फर्स्ट स्टैंजा एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ही इज़ टॉकिंग अबाउट द विंटर्स, और इन लाइनों में ये बात कर रहा है जो है कैसे बर्फ़ का तूफ़ान आया है. ठीक है, तो उसके बारे में ये बात करता है. ऑलवेज द सेम व्हेन ऑन द फेटेड नाइट. फेटेड वैसे तो फेटेड हम बोलते हैं भाग्य को विच इज़ प्री डेस्टाइंड और एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, बट हेयर इट मीन्स एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे. तो ये कहता है कि जो हमेशा की तरह जो है स्नो इकट्ठी हो गई है वो नीचे गिर रही है, और कितनी वाइट है जितनी कि उन अंधेरों वाले वुड्स के अंदर थी, जितनी सफ़ेद ये जंगलों में लग रही थी उतनी ही वाइट है ये स्नो नीचे गिरती हुई. First of all, we will talk about the literal meaning, and then later on I will tell you about this metaphorical meaning. And with a song, it shall not make again all the winters long. और ये क्या कहता है कि and it is creating a kind of a song, मतलब ऐसा कि जो है not make again all the winters long, कि all भी सर्दियाँ बहुत लंबे टाइम नहीं रहने वाली हैं. Of hissing on yet uncovered ground, I almost stumble looking up and round. Of hissing sound होती है, it's a kind of an onomatopoeia. सांप की जो hissing sound होती है तो उसको बोलते हैं hissing. तो ये क्या कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मेरे कानों में आकर फुसफुस आ रही है. I almost stumble looking up and round. तो मैं एकदम से झटका खाकर, जैसे कान में आपके आके कोई अचानक से फुसफुसा दे तो कैसे आप सरप्राइजिंगली या क्लम्जिंगली जो है इधर उधर देखने लग जाते हैं, ऐसे ही पोइट भी देख रहा है. यहाँ पर जो है विंटर्स को डेथ के सीजन्स के साथ कंपेयर किया गया है, और यहाँ पे ये कहता है कि डेथ ऐसी ही है जैसी हमें दूर से लगती है, ऐसे ही जब हमारे पास आती है वैसी ही लगती है, और अचानक से जब हमारे कान में आकर फुसफुसाती है तो कैसे हम डर जाते हैं, कैसे हम सरप्राइज्ड हो जाते हैं. ऑल ऑफ द सडन अगर हमें लगे कि आई एम फेटली इल एंड आई एम गोइंग टू डाई, सो माई पर्सपेक्ट विल बी चेंज, टोटली चेंज्ड. तो इसी सर्कमस्टांसेस की, इसी प्रोस्पेक्ट की वो बात करते हुए नज़र आ रहा है. एज वन हु ओवरटेकन बाय द एंड गिव्स अप हिज एरन एंड लेट्स डेथ डिसेंड. तो वो यहाँ पे क्या बोलता है कि जिसको डेथ ने ओवरटेकन कर लिया है उसने अपने घुटने टेक दिए, मतलब लेट्स द डेथ असेंड डिसेंड, मतलब डेथ को अपने ऊपर आने दिया. दैट मीन्स उसने डेथ के सामने घुटने टेक दिए हैं. और यहाँ पर एक लाइन और है, गिव्स अप हिज एरंड. एरंड होता है शॉर्ट जर्नी. बेसिकली जो हमारी लाइफ है, हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ है, हम इसको क्या कहते हैं, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट जर्नी एंड वी हैव टू गो टू हेवन, दैट इज़ आवर रियल हाउस. हम यहाँ पर आने के लिए मतलब आए हैं, बट वी आर ट्रैवलर यहाँ पर, है ना, हमारा ये परमानेंट होम नहीं है.
एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ ट्रांजिडियंट, है ना। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि जो इंसान है उसने अपने ऊपर आन डेथ को जो है डिसेंड करने दिया, उसने अपनी छोटी सी जो जर्नी थी उस पर गिव अप कर दिया कि अब डेथ का टाइम आ चुका है ना। अपॉन हिम वेयर ही इज़ विद नथिंग डन, और कहाँ पर, जहाँ पर वो खड़ा है और वो कुछ कर ही नहीं सकता। क्या कर सकते हो आप, डेथ आ रही है तो क्या उसको रोक लोगे, नहीं ना। तो आप जहाँ कुछ भी नहीं कर सकते तो इविल, डेथ को ही यहाँ पर इविल कहा गया है। नो इम्पॉर्टेंट ट्रम्प वन मोर देन इफ़ लाइफ हैड नेवर बीन बिगन। कोई भी हमने ऐसी बहुत बड़ी लड़ाई नहीं जीती है अब तक, और ऐसा लगता है जैसे कि कभी लाइफ थी ही नहीं। जब डेथ आती है तो हमें लगता है कि हमने कुछ जिया ही नहीं है, अभी तो हमारा बहुत सारा काम करने को बाकी है, हमने कुछ भी नहीं किया है, अभी अभी तो शुरू की थी जर्नी और इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गई। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का हमें ये वाला पर्सपेक्ट देखने को मिलता है। इसने डेथ को कंपेयर किया है वाइट स्नो के साथ और कहा है कि जितना उस दूर वाले जंगलों में वाइट लगती थी उतनी ही पास आकर भी लगती है, जितनी दूर से डेथ ड्रेडफुल लग रही थी उतनी अभी भी लग रही है समवेयर। एंड एट द सेम टाइम ही यूज टू से कि हम डेथ के सामने कुछ नहीं कर सकते हैं, हमने अपनी छोटी सी लाइफ की जो है जर्नी को उसको गिव अप कर दिया है और वो हमारे कान में आकर जो फुसफुसा रही है। एंड वी आर फीलिंग स्टर्न, वी आर फीलिंग बहुत घबराए हुआ सा। एंड देन ही सेड कि इस पे मतलब हम जीत नहीं सकते इससे, और ऐसा लगता है कि जैसे तो अभी तो लाइफ शुरू हुई ही नहीं थी, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा पेसिमिस्टिक सा टोन था। आप देख रहे हैं इसमें कैसे डेथ को रिप्रेजेंट किया है। लेकिन नाउ विद दिस इन द नेक्स्ट लाइन स्टार्टेड विद द वर्ड येट, एंड येट शुरू होते ही हमें यहाँ पे पता चलता है कि एक टर्निंग पॉइंट है, एंड ही इज़ टर्निंग हिज ओपिनियन इन अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक मोड। So let's start. Yet all the precedent is on my side. I know that winter's death has never tried. So what is precedent? Precedent means the decisions which I have took earlier, वो सभी मेरी साइड हैं। जो भी मैंने डिसीजंस लिए हैं शायद इतने करेक्टली लिए हैं, वो मेरी साइड है। आई नो दैट विंटर्स दैट नेवर ट्राइड द अर्थ बट इट हैज़ फेल्ड। हालांकि मुझे पता है कि जो विंटर की डेथ है वो कभी अर्थ पर अप्रोच नहीं कर रही थी या अर्थ पर अप्रोच की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो फेल हो गई है। द स्नो में हीप इन द लॉन्ग स्टॉर्म एंड अनड्रिफ्टेड 4 feet डीप। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो स्नो है, हीप माने होता है कलेक्टिंग थिंग्स और उनको एक दूसरे पर फेंकना, कि जो स्नो है वो गिरे जा रही है, कलेक्ट हो रही है और कितनी मोटी चादर बन गई है बर्फ़ की, उसको हम कैसे जज कर सकते हैं कि कितनी मोटी चादर बनी है, वो उसने नेक्स्ट लाइन में बताया। एज मेजर्ड अगैन द मैपल बर्च एंड ओक। मैपल भी एक तरह का पेड़ होता है, बर्च की हमने बात पिछली बार बर्चेस में की थी, एंड ओक इज़ ऑल्सो ट्री, कि उनके जो ट्रंक्स हैं वो कितने दब गए हैं बर्फ़ की चादर में। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बर्फ़ गिरी है। इट कैन नॉट चैक द पेपर्स सिल्वर क्रॉक। पेपर्स होते हैं हंटर्स बेसिकली, हम जो हैं हंटर्स की आवाज़ से नहीं पता लगा सकते कि कितनी बर्फ़ गिरी है, लेकिन इनके ट्रंक्स को देखकर पता लगा सकते हैं। एंड आई शेल सी द स्नो ऑल गो डाउन हिल। और यहाँ पर जो है फ्रॉस्ट कहता है कि मैं स्नो को देख सकता हूँ कहाँ से, पहाड़ों से गिरते हुए। किस तरीके से, इन अ वाटर ऑफ स्लेंडर अप्रैल रिल। आपने देखा होगा पहाड़ों पर बहुत पतली पतली धाराएं क्रिएट हो जाती है वाटर के, नॉट एग्जैक्टली रिवर्स बट इनको धाराएं बोलते हैं, बहुत पतली। तो वो कहता है कि इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, धाराओं की फॉर्म में। और यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा हिंट मिलता है कि नाउ द स्प्रिंग हैज़ बिन स्टार्टेड। अप्रैल का मंथ है, सीधी सी बात है, और सूरज निकल आया है ना। और सूरज निकला है तभी तो जो बर्फ़ है वो मेल्ट हुई है और उसने धारा का जो है रूप लिया है। सेकेंडली, हमेशा जो सनशाइन है या जो स्प्रिंग का सीज़न है, इट ऑलवेज सिम्बलाइज कि लाइफ है, कितनी खूबसूरत है, ठीक है, एक न्यू लाइफ की बात करता है। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि इन धाराओं के फॉर्म में मैं आते हुए देख सकता हूँ। दैट फ्लैशेस टेल
through last year, withdrawal break and dead weeds like a disappearing snake. वो क्या कहता है कि जो पिछले साल जो कुछ पौधे सूख गए थे, या डेड वीड्स बोलते हैं, वीड्स जो होते हैं जहाँ से नदी निकलती है, जैसे पहाड़ों से निकल रही है, तो उसके आसपास जो है छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, जिनको हम नहीं उगाते बट वो खुद से उग जाते हैं, उनको वीड्स बोलते हैं। कि वो वीड्स जो थे या जो विदर्ड्स थे वो भी मर चुके हैं। क्यों मर चुके हैं? क्योंकि उनके ऊपर बर्फ़ थी, तो पौधे मुरझाएंगे ही ऑब्वियसली। वो जो घास जो या वीड्स की फॉर्म में लगी थी वो मुरझाएगी ही, वो मुरझा चुकी थी। लेकिन अब जैसे सनशाइन होगा, धाराएं बहेंगी, तो शायद उनमें एक न्यू लाइफ आ जाएगी। लाइक अ डिसअपियरिंग स्नेक, कैसे डिसअपियर हो गई थी? स्नेक की तरह। नथिंग विल बी लेफ्ट वाइट बट हियर अ बर्च एंड देयर अ क्लम्प ऑफ हाउस विद अ चर्च। अब कुछ भी वाइट नहीं रहेगा, अब कहीं भी बर्फ़ नहीं रहेगी, ना तो बर्चिस के ऊपर, ना ही क्लम्प बोलते हैं ग्रुप को, ना घरों के ग्रुप्स पे और ना ही चर्च पे। हर तरफ से जो है बर्फ़ चली जाएगी। नाउ वाई? बिकॉज द स्प्रिंग सीजन हैज़ बीन स्टार्टेड। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो सेकेंड पैराग्राफ में बात की गई है, तो यहाँ पे जो पोएट है उसका नोट ऑप्टिमिस्टिक है। सेकेंडली उसने डेथ को इतना ड्रेडफुल नहीं बताया यहाँ पर। वो कहता है कि देखो, जैसे पौधे मुरझा गए थे बर्फ़ पड़ने की वजह से, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग आया, एक नई धारा का फॉर्म लिया उसने, तो वो पौधे भी खिल जाएंगे, उनमें भी नई लाइफ आ जाएगी। सिमिलरली जो डेथ है वो एक डेथ नहीं है, बट उसके बाद भी हमारी एक न्यू लाइफ स्टार्ट होती है, एक नया स्प्रिंग स्टार्ट होता है। एक मतलब एक डे को एंड होने के बाद एक नए दिन की शुरुआत होती है। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, तो शैले की एक पोयम है, उसकी बहुत सुंदर सी लाइन है जो मुझे यहाँ पर बिल्कुल फिट लग रही है। इफ़ विंटर्स कम कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। मतलब अगर सर्दियाँ हैं तो स्प्रिंग भी तो पीछे ही खड़ा है। तो यहाँ पर वही है कि रिजनरेशन ऑफ डेथ की भी बात, लाइफ की बात की गई है। और वो कहते हैं कि डेथ कब तक ओवर पावर करेगी, कब तक रहेगी? कहीं नहीं रहेगी। अब जो स्प्रिंग आ गया है, हर जगह से जैसे बर्फ़ मेल्ट हो जाती है, वैसे बीमारियाँ, डेथ्स वगैरह सब चली जाएंगी। तो यहाँ पर बहुत छोटी सी पोएम थी, बहुत सिंपल सी पोएम थी। आप इसको सुनिए, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो बेटा पूछ लीजिएगा।